वेलकम योर चैनल ध्रुव स्टडी। आज 10 मार्च है। जानेंगे आज के दिन के इतिहास की घटनाएं, जॉब, एजुकेशन और करंट अफेयर के बारे में। शुरुआत करते हैं इतिहास के दिन की आज की घटनाओं से। पहली घटना है महात्मा गांधी से संबंधित है। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यानी 10 मार्च असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। 1920 में चलाया था। तो असहयोग आंदोलन के खिलाफ 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में डिटेल से जानना ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहले एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, मोटा मोटा जान लेते हैं, उसके बाद में डिटेल से अपन जानेंगे। 10 मार्च 1959, 10 मार्च 1959 तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने चीन के खिलाफ विद्रोह किया, जिसके बाद वे भारत में शरण लेने के लिए भाग निकले। और अभी भी दलाई लामा भारत में रहते हैं। वो उत्तराखंड के धर्मशाला से अपनी सरकार यहाँ से चलाते हैं और तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है। 10 मार्च 1973 को भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म की प्रक्रिया शुरू हुई और इसको शुरू करने वाले थे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। और उनके इस प्रक्रिया से जो जन्म लेने वाली जो बेटी थी वो टेस्ट ट्यूब बेबी थी दुर्गा, जिसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल है। वो 3 अक्टूबर 1978 को सफलतापूर्वक इसका जन्म कराया था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने, जो एक भारतीय वैज्ञानिक और स्त्री रोग विशेषज्ञ थे। विशेषज्ञ हैं नहीं थे ही बोलेंगे, क्योंकि ये शायद बात करें, उन्होंने इस सरकार सिस्टम से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद उनके इस प्रयोग को माना गया, उनको मान्यता दी गई। वो सारी चीज़ें हैं, अपन बाद में बात करेंगे इस पर। 10 मार्च 1997 भारतीय लेखक अरुंधति राय को उनकी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर्स प्राइज मिला। यह उपन्यास अर्ध आत्मकथात्मक है और केरल की एक सीरियन क्रिश्चियन परिवार की कहानी को दर्शाता है। इस कृति ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। अतिरिक्त जानकारी में सबसे पहले अपन बात करेंगे महात्मा गांधी की। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू किया, जो फरवरी 1922 तक चला। यानी इसकी एंड हुई थी, जो चौरा चौरी कांड था उससे इसकी एंड हुई थी। इसके बाद में अनाउंस कर दिया था महात्मा गांधी ने कि मैं हिंसा नहीं चाहता हूँ और इसका अनाउंसमेंट कर दिया था। इस दौरान ब्रिटिश असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सामान, विदेशी वस्त्र, शराब उत्पादों का त्याग किया गया, उपाधियां लौटाई गई, ब्रिटिश स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया गया, खादी व स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, ब्रिटिश अदालतों से दूरी बनाकर पंचायती न्याय पर फिर से जोर दिया गया। अब बात करते हैं चौरा चौरी कांड की, जिसमें उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इस दौरान उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में चौरी चौरा कांड में चौरा चौरी नहीं है, चौरी चौरा कांड है वो। चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस अधिकारी मारे गए थे या 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि वे अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग थे। आंदोलन वापस लेने के बाद 10 मार्च यानी 5 फरवरी 1922 को तो उन्होंने आंदोलन वापस लिया था। आंदोलन वापस लेने के बाद 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें
6 साल की सज़ा सुनाई, लेकिन 2 साल बाद ही 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया बीमारी के कारणों से। असहयोग आंदोलन शुरू होने के क्या कारण रहे, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहला कारण तो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुआ। ब्रिटिश जनरल डायर के आदेश पर पंजाब के अमृतसर में निहत्थे भारतीयों पर गोलीबारी की गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। फिर उसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार मिल गया था। रोलेट एक्ट के बाद में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला, यानी 1919 से शुरू हुआ जो 1924 तक चला। इसमें हुआ क्या था कि इसमें तुर्की का जो खलीफा था उसको हटाने के खिलाफ भारतीय मुस्लिमों ने आंदोलन किया, जिसमें गांधी जी ने भी समर्थन दिया। असहयोग आंदोलन ने भारत में स्वराज्य की भावना को मजबूत किया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब बात करते हैं दलाई लामा की, जो 10 मार्च 1900 कब छोड़ के आ गए थे ये, हाँ, ये वहां से भाग निकले थे 10 मार्च 1959 को। उन्नीस 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा, तिब्बत और चीन इन दोनों का जो कॉन्ट्रोडिक्शन है, क्यों वहाँ से भागना पड़ा, इसको इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दलाई लामा क्यों अभी भी भारत में ही है और वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। चीन वैसे एक बौद्ध धर्मावलंबियों का एक विशेष जगह है, जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया था 1950 में। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और 1951 में इसे चीन का हिस्सा घोषित कर दिया था। 1959 में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने चीन के खिलाफ विद्रोह किया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ तिब्बतियों में असंतोष बढ़ रहा था। 10 मार्च 1959 को तिब्बत की राजधानी लहासा में हजारों तिब्बतियों ने चीन के शासन के खिलाफ यानी कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस विद्रोह को चीनी सेना ने सख्ती से कुचल दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। हालात बिगड़ते देख दलाई लामा भारत की ओर भाग निकले और 31 मार्च 1959 को भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। उन्होंने धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में है, में तिब्बत की निर्वासित सरकार की स्थापना की। तब से दलाई लामा तिब्बत की आज़ादी और वहाँ की सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं। दलाई लामा पहले तो देश के तिब्बत की आज़ादी की बात करते थे, लेकिन अब उनको संभावनाएं दिखाई दे नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में अब वो केवल संस्कृति को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो बौद्ध मठ थे उन मठों को तोड़ दिया गया है और जो बौद्ध धर्मावलंबी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनको कुचला जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, ज़बरदस्ती उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये भारत का नक्शा है और इसमें आप देख सकते हैं ये नेपाल के ऊपर यहाँ ये चाइना है और चाइना ये उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में यहाँ दलाई लामा ने अपना सरकार की स्थापना करके यहाँ से निर्वासित सरकार यहाँ से चला रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने चलाई थी निर्वासित सरकार भारत से बाहर रहकर। अब बात करते हैं भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की, आईवीएफ से। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ के जन्म की प्रक्रिया एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, जिसे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने सफलतापूर्वक पूरा किया।
इसकी प्रक्रिया की बात करें तो महिला के अंडाशय से परिपक्व सबसे पहले इसमें महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकला गया। पुरुष के शुक्राणु को इकट्ठा किया गया। अंडाणु और शुक्राणु को लेब में एक साथ मिलाया गया ताकि निषेचन हो चुके, यानी फर्टिलाइजेशन हो सके इसका। निषेचन के बाद भ्रूण का विकास लेब में कुछ दिनों तक हुआ। जब भ्रूण ठीक से विकसित हो गया तो इसे महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित यानी इम्प्लांट कर दिया किया गया। महिला ने सामान्य गर्भावस्था पूरी की और 3 अक्टूबर 1978 को भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा का जन्म हुआ, जिसे कनुप्रिया अग्रवाल भी कहते हैं। यह भारत में पहला आईवीएफ का मामला था जो दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा। हालांकि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को उनके काम का उचित श्रेय नहीं मिला, जबकि इंग्लैंड में 1978 में जन्मी पहली टेस्ट ट्यूब बेबी के डॉक्टरों को सम्मान मिला। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की उपाधि को सरकार द्वारा और वैज्ञानिक समुदाय ने मान्यता नहीं दी। सरकारी अधिकारियों और नौकरशाही की प्रताड़ना से परेशान होकर 18 जून 1981 को उन्होंने सुसाइड कर ली थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी रिसर्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। 1991 में उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत, और उसमें उसके संघर्ष को दिखाया गया। 2003 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने उन्हें आधिकारिक रूप से भारत में IVF तकनीक का जनक माना। अब विश्व में होने वाली कुछ घटनाओं पर नजर डालेंगे। 1876 में 10 मार्च 1876 में महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर बातचीत की थी। 1910 में स्लेव व्यापार को समाप्त करने के लिए चीन ने बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया था। चीन में बंधुआ मजदूरी पर 1910 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि भारत में बंधुआ मजदूरी प्रणालियाँ यानी बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम एक्ट 1976 में बनाया गया और इससे आज़ादी 1975 में मिल गई थी, यानी बंधुआ मजदूरी को बैन कर दिया गया था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1939 से 1945 तक चला था, यानी 10 मार्च 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने टोक्यो पर भीषण बमबारी की, जिससे हजारों लोग मारे गए। 10 मार्च 1969 को पहली बार अमेरिका में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। इनमें से अगर किसी भी टॉपिक पर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रॉपर उस टॉपिक पर एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। 10 मार्च 1850 की बात करें तो भारतीय स्वतंत्र सेनानी अंबिका चरण मजूमदार का इस दिन जन्म हुआ था। इसी दिन 1964 को प्रिंस एडवर्ड ब्रिटेन के राजकुमार का जन्म हुआ। इसी दिन 1983 को भारतीय अभिनेत्री राधिका आप्टे का जन्म हुआ। बात करें 1925 को, इसी दिन सुनील कुमार चटर्जी प्रसिद्ध भाषाविद का इस दिन निधन हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का 10 मार्च 1972 का निधन हो गया था। इसके अलावा अपन बात करते हैं ओसामा बिन लादेन के पूर्व सहयोगी अहमद शाह मसूद की हत्या हो गई थी इस दिन 10 मार्च 1999 को। अरुंधति राय के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन डिटेल से जानेंगे। इनका पूरा नाम सुजन्ना अरुंधति राय था। इनका पूरा नाम सुजन्ना अरुंधति राय है। इनका जन्म 24 नवंबर 1961 को शिलांग मेघालय में हुआ। ये उपन्यासकार, निबंधकार, सामाजिक कार्यकर्ता है। इनकी मुख्य कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 है।
इस कृति ने इनको बहुत प्रसिद्धि दिलाई, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। इस कृति की बात करें तो उनकी माँ अरुंधति की माँ मैरी रॉय एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और उनके पिता राजीव रॉय चाय बागान प्रबंधक थे। अरुंधति रॉय ने अपनी स्कूली शिक्षा केरल में पूरी की और बाद में दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से अध्ययन किया। बात करते हैं जॉब एजुकेशन की। आरएसएसबी ने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए 548 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। आवेदन की लास्ट डेट 3 अप्रैल है और एग्ज़ाम 27 जुलाई को होंगे। इसके लिए एज लिमिट 40 साल है। लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री ज़रूरी है। इसके अलावा पटवारी, ड्राइवर, कंडक्टर के लिए भी भर्ती निकली हुई है। सबके लिए एज लिमिट 40 साल है। पटवारी की बात करें तो सीईटी पास करने वाले उम्मीदवार भर सकते हैं। लास्ट डेट इसके लिए 30 मार्च है। एग्ज़ाम 11 अप्रैल को होंगे। ड्राइवर के लिए एज लिमिट 40 साल। 23 मार्च अप्लाई की लास्ट डेट है। 22 और 23 नवंबर को कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होंगे। आरपीएससी ने लेक्चरर आयुर्वेद डिपार्टमेंट में भर्ती निकाली हुई है। आवेदन की लास्ट डेट 21 मार्च है। एज लिमिट 45 साल। सैलरी 54,000 से ज़्यादा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्या रोकने के लिए कौन से बिल को मंजूरी दी गई है? इस बिल का नाम है राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल 2025 कंट्रोल एंड रेगुलेशन। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कि 50 जिसमें गाइडलाइन है जिसमें 50 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों के लिए इस बिल के अंतर्गत 50 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे। जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में समितियां बनाई जाएगी। बच्चों को स्वस्थ और तनाव रहित माहौल, एजुकेटेड टीचर, बच्चों की स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए काउंसलर समेत नियमों की गाइडलाइन जारी की जाएगी। पारदर्शिता के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल स्थापित किया जाएगा। साथ ही छात्रों की काउंसलिंग के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देश का 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? तो देश का 58वां टाइगर रिजर्व हाल ही में मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। डिटेल से बात करें तो 7 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1651 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 375 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र और 1276 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है, यानी बफर जोन शामिल है। 10 मार्च 2025 को यानी आज मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस रिजर्व में एक मादा बाघ को छोड़ेंगे, जिससे यहाँ बाघों की संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत कौन से राज्य में शुरू किया गया है? ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है। FIDE विश्व जूनियर चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो उनका FIDE विश्व जूनियर चेस चैंपियनशिप जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं प्रणव वेंकटेश। इससे पहले विश्वनाथन आनंद, पेंटला हरिकृष्णा और अभिजीत गुप्ता ने इसे जीता है। हाल ही में शतरंज में प्राग मास्टर्स खिताब किसने जीता? तमिलनाडु के 25 साल के अरविंद चिदम्बरम ने। महिला दिवस पर 8 मार्च 2025 को यूएन में
यूएन ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यूएन विमेन्स राइट्स इन रिव्यू आफ्टर 30 ईयर्स। इस रिपोर्ट की बात करें तो वुमेन्स राइट्स इन रिव्यू आफ्टर 30 ईयर्स संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा प्रकाशित की गई है। यूएन वुमेन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है जो बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1955 के यानी 1995 से अब तक 30 वर्षों बाद महिलाओं के अधिकारों की स्थिति की समीक्षा करती है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर को अपन अगर देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी है जो 30 साल बाद भी महिलाओं के क्षेत्र के लिए महिलाओं के लिए सुधार नहीं हुआ, जिसमें उन्नति और चुनौतियां पिछले 3 दशकों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार हुआ है, लेकिन लैंगिक असमानता अभी भी बनी हुई है। कानूनी सुधार की बात करें तो कई देशों में महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए कानून बनाए गए, लेकिन इनका प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं दिखा। लैंगिक हिंसा और भेदभाव। आज भी महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर भेदभाव और वेतन असमानता का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी वे उच्च नेतृत्वकारी पदों पर कम दिखाई देती है। भविष्य की रणनीति पे बात करें तो लैंगिक समानता को वास्तविकता बनाने के लिए सशक्त नीतियों और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स ने पिंक प्रॉमिस जर्सी किसको समर्पित की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 पर राजस्थान की थावरी देवी को, जो आबू रोड के निचलागढ़ गांव की रहने वाली है। ये जर्सी पिंक प्रॉमिस जर्सी सिरोही जिले के आबू रोड निचलागढ़ गांव की सोलर इंजीनियर थावरी देवी गरासिया के नाम समर्पित की गई है। गरासिया एक आदिवासी जाति होती है और ये निचलागढ़ गांव आदिवासी गांव है। मुंबई में हुए कार्यक्रम में राजस्थान रॉयल के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने जर्सी का अनावरण किया। थावरी देवी बिंदी इंटरनेशनल संस्थान से जुड़ी है और बिजली विहीन गांवों में सोलर लाइट पहुंचाने का काम करती है। वह मतदाता जागरूकता दल की जिला एम्बेसडर भी रह चुकी है। पिंक प्रॉमिस मैच। यह मैच 1 मई को जयपुर में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।